तो आपका क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में कि बिलाल पाशा He was साहब murdered. he was murdered? Yeah, was definitely murdered. सुसाइड कमिट किया है, ये एक ऐसा सिस्टम कह रहा है जो कि इटसेल्फ खुद करप्ट है। सुसाइड कमिट किया है का मतलब ये है कि फाइल क्लोज और उस पर कुछ काम नहीं करना पड़ेगा आपको। सुसाइड का एक मतलब ये भी है कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है, कोई बहुत बड़ी पावर है जो आपको फोर्स कर रही है और वो बंदा खाना चाहती है। पाकिस्तान में बंदे खाने को इतना मुश्किल काम नहीं है। इतना मेंटली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग बंदा था यार। कैसी बातें कर रहे हैं। जब वो हमें पंजाबी पढ़ाते थे तो शाह हुसैन की काफियां पढ़ते थे। जब वो हमें पंजाबी पढ़ाते थे तो वो बाबा फरीद की काफियां पढ़ते थे। जब वो पंजाबी पढ़ाते तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की काफियां पढ़ते थे। उनका अल्लाह के बारे में इतना मजबूत तवक्कल था कि मैंने आज तक इतने मजबूत तवक्कल वाला बंदा नहीं देखा। ये जो सब करप्ट सिस्टम है ना, इसकी जड़ें हैं, इसकी हिस्ट्री है और ये पक चुका है। अब अगर कोई बंदा ये कहेगा सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह मैं आगे सब ठीक कर दूंगा, तो कभी नहीं कर सकता। अबे यार, वो बंदा मकतब मस्जिद में पढ़ा, उसने उधर इनाम लिए, वो स्कूल में गया, उसकी उधर तस्वीरें पड़ी हुई सोशल मीडिया पे, उसने उधर दुनिया को जीता। वो सीएसएस में आया, उसने पूरे मुल्क को बीट किया। जब उसने जहां जहां सर्व किया, वहां के बन्नू के इलाके के अनऑफिशियली जाके वो चीजों को टैकल करता था। पूरे बन्नू के जहां जहां भी उसका इन्फ्लुएंस का इलाका था, उसने उस बंदे ने फतह किया। वो लोगों के दिलों में बसता है। कितने लोग रोए उस चीज को लेके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको आप ये कह रहे हैं वो लॉस में गया, उसकी डेथ ने हैशटैग ट्रेंड्स बना दी। कौन सी डिफीट यार, मरना तो सबने, किसी ने पहले मरना, किसी ने बाद में मरना। आधे से ज्यादा मुल्क को सोगवार कर देता। मेरे जैसे बंदे यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के आपसे भी बात कर रहे हैं, आउट ऑफ द इमोशंस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इट्स अ विन विन गेम। ही लिव विद द ग्लोरी एंड ही डाइड विद द ग्लोरी। व्हाट इज द वेरी विक्ट्री? ऐसा नहीं है कि वो सुसाइड कमिट कर सकते हैं। पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा है यार उस बंदे का, इतने ऑप्टिमिस्टिक बंदे का, इतने डिटरमिन्ड बंदे का, इतने स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले बंदे का किस तरह दिमाग डोल गया यार। तो दो महीने पहले तो वो पढ़ा रहे हैं और ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे मसला ही कोई नहीं हो रही। क्यों वो हमें बिल्कुल फ्री होकर पढ़ाएंगे? क्यों हमें वो इतना क्लियर हमें होकर पढ़ाएंगे? अगर उनके साथ बाकी चीजें डिस्कस कर सकते तो ये भी नहीं बता सकते यार। मैं स्ट्रेस में हूं, मुझ पर प्रेशर है बहुत बड़ी पहाड़ का। हम इंटेलेक्चुअल्स के साथ ऐसा करते हैं। हमारे हीरोज कौन है? पोलर रिकॉर्ड हमारा हीरो है। हमारा शाह जट हमारा हीरो है, जो अच्छी गालियां दे देता है, जो लड़की जरा थोड़ी वल्गर होती है। वैसे हम बहुत ईमान पे बात करते हैं, हया पे बात करते हैं, लेकिन जो लड़की थोड़े बेहया होके आती है वो हमारी हीरो है। हमारे लेजेंड्स वो लोग हैं जो टोपीबाज, ड्रामेबाज है, जो धोखेबाज है, वो हमारे लेजेंड्स है। वो हमारे बच्चों को दीन की तालीम दे रहे होते हैं। रमजान पंजाब का एक ऐसा इंटेलेक्चुअल बंदा, एक ऐसा शानदार बंदा, उसके साथ आज क्या हो रहा है? हमने क्या किया? उसको वो कह रहा है मुझे रोटी दो, मैं भूखा मर रहा हूं, मुझे दवाई दो, रोटी दो। हमने उसे रोटी नहीं दी, दवाई नहीं दी, पीएचडी की डिग्री एहसासी दे दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। जैसा कि अवाम की अक्सरियत जानती है कि 27 नवंबर 2023 के दिन एक सोगवार वाकया पेश आया, जिसमें मालूम ये हुआ कि एक नौजवान सीएसएस ऑफिसर बिलाल अहमद पाशा साहब ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। इस न्यूज़ के आने के बाद ही हमें सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्देअमल नजर आया। एक स्कूल ऑफ थॉट का कहना था कि बिलाल अहमद पाशा साहब क्रोनिक डिप्रेशन का शिकार थे और उनकी डेथ कार्डिक अरेस्ट की वजह से हुई है, जबकि दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का कहना था कि ये सुसाइड है। और उसके 12 घंटे के अंदर पुलिस ने ये कंफर्म किया कि एसएचओ रजा खान साहब के मुताबिक जो उनका बयान मंजर आम पे आया कि जब वो कमरे के अंदर गए तो उन्हें पता चला कि बिलाल अहमद पाशा साहब के सर के ऊपर एक गोली का जख्म का निशान है, जिसका मतलब ये हुआ कि रजा खान साहब के मुताबिक बिलाल अहमद पाशा साहब ने खुदकुशी की है। तो इस सिलसिले में जब मैंने बहुत से लोगों से रब्ता करने की कोशिश की तो तकरीबन 8 से 10 लोगों ने, जो कि इस कदर इस वाकये के साथ टच थे कि उन्होंने बात करने से ही माजरत कर ली। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है मोहसिन साहब, जो कि बिलाल अहमद पाशा साहब के स्टूडेंट भी हैं और इसके साथ साथ एक फिलैंथ्रोपिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आप चलते हैं मोहसिन साहब की तरफ। सबसे पहले सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कैसे मिजाज हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। सर, जैसा कि हमने देखा कि ये वाकया पेश आया, इस दरअसल आवाम को बताइएगा कि दरअसल ये वाकया था क्या जो बिलाल अहमद पाशा साहब की
मौत एक हमें न्यूज हमें मिली, ये वाकया था क्या? क्या आप वाकई समझते हैं कि ये सुसाइड का वाकया था या इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे? देखिए, आपकी तरह मैंने भी वाकया डिफरेंट सोर्सेस से सुना। इसके एक्चुअल डेप्थ में वही लोग जा सकते हैं जो उस टाइम स्पॉट पर थे, जी एट द स्पॉट थे। गुजारिश ऐसे है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कभी भी किसी की मौत पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, जो अच्छी बात तो ये है कि बंदा कभी भी किसी की जिंदगी पे पॉलिटिक्स ना करे, लेकिन हम मौत पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे लोगों की तरह ऐसे ही पता चला जिस तरह लोगों को पता चला, लेकिन बीइंग हिज स्टूडेंट, one thing which I can confirm about is the person whom I know, the person from whom I learned. I cannot. I'm actually dead sure about about this thing that he cannot commit suicide. और मैं अकेला नहीं हूँ. All of his students who has learned even a single day from him can certain and confirm this thing कि वो उन्होंने सुसाइड कमिट कर ही नहीं सकते यार। खैर, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल चीजों को देखें तो पिछले कुछ सालों में जो सीएसपी जितने भी फौत हुए हैं जी, जिन्होंने सुसाइड किया, जो मंजर आम से गए हैं, सम ऑफ देम वर क्लेम टू बी दे हैव कमिटेड सुसाइड, और कुछ लोगों का तो जो है ना वो उनका जो है ना वो मर्डर में कंसीडर हुआ, कुछ का सुसाइड ब्लास्ट में वो गए हैं। तो सर जो डाटा हमारे सामने आता है कुछ सालों में जो 7 ऑफिसर्स हैं, जिसमें से 2 पीएसपीज के, 2 पीएएस के, 2 ऑडिट्स एंड अकाउंट के, और बिलाल साहब एमएलसीजी मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप थे, ये तो ऑफिशियली उन्होंने सुसाइड कमिट किया, जिसको जो पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक और हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक ये बात तो प्रूव्ड है कि इन सब ने सुसाइड कमिट किया। आप कैसे ये बात कर सकते हैं? आप देखें, सुसाइड कमिट किया है, ये एक ऐसा सिस्टम कह रहा है जो कि इटसेल्फ खुद करप्ट है। सुसाइड कमिट किया है का मतलब ये है कि फाइल क्लोज, और उस पर कुछ काम नहीं करना पड़ेगा आपको। सुसाइड का एक मतलब ये भी है कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है, कोई बहुत बड़ी पावर है जो आपको फोर्स कर रही है, और वो बंदा खाना चाहती है। पाकिस्तान में बंदे खाने को इतना मुश्किल काम नहीं है, लोग बंदा मार के उसको कुछ आता पता नहीं लगने देते हैं। सर लेकिन ये नॉर्मल वाकया तो नहीं है कि एक ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर अपनी रेजिडेंस के अंदर उसको गोली लगती है और उसके बाद मालूम होता है कि एक ही गोली लगी है, वो भी सर पे लगी है, जो उस इंसान ने खुद अपने आप को मारी है ऑफिशियल न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक। और उसके बाद फिर उनके कुछ मैसेजेस भी हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसके बाद एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है या एक रुख देने की कोशिश की जा रही है कि बिलाल साहब क्रोनिक डिप्रेशन के मरीज थे। क्रोनिक डिप्रेशन, ये बड़ा अजीब सा जार्गन है एक ऐसे बंदे के लिए जिसने पूरे मुल्क के साथ कम्पीट किया। एक ऐसे बंदे के लिए बहुत अजीब सा जार्गन है जिसने पूरी लाइफ फेलियर्स देखे और वो लड़ता रहा। क्रोनिक डिप्रेशन, आप एक ऐसे, आप उसको ये ऐसे बंदे के बारे में बोल रहे हैं कि जो उसका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो कंसिस्टेंसी से लड़ता रहा। क्रोनिक डिप्रेशन का मतलब आप अब ये कहेंगे कि भाई आहिस्ता आहिस्ता उस पे चीजें। सर ये नाजरीन को भी जरा ये बात बताइएगा कि जो लोग देख रहे हैं, अब जाहिर बात है कि सोशल मीडिया पे जो व्लॉग्स बनाते हुए हमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नजर आ रही हैं, जो व्लॉगर नजर आ रही हैं, उन्होंने कभी भी बिलाल पाशा साहब से मुलाकात नहीं की, और एक बताया जा और बिल्कुल इसे सक्सेस स्टोरी के तौर पे दिखाया जा रहा है कि बिलाल साहब सुबह उठे हैं, 4 जॉब्स के उन्होंने टेस्ट दिए हैं और उसके बाद वो सीधा सीएसपी हो गए। जरा उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा जो कि आप जानते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं जानते। Being his student, he told us about his academic background. वो स्कूल वाली मस्जिद में पढ़े थे, मस्जिद वाली स्कूल में पढ़े थे, मतलब उसमें उसी मस्जिद में स्कूल पढ़ाया जाता था, उसी मस्जिद में 1970 में जो मक्तब मस्जिद स्कूल बने हैं उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने जो है ना वो प्राइमरी स्कूल वहां से अब्दुल हकीम जो उनका गांव है उस वहीं पे उन्होंने आगे वो मिडिल किया, मिडिल के बाद मैट्रिक साइंस के साथ किया, फिर एमरसन कॉलेज में एडमिटेड हो मुल्तान में, और उसके बाद उन्होंने वहां से प्री मेडिकल में फिर सबसे पहला फेलियर, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहला फेलियर उनका इससे पहले कई मर्तबा हो चुका था, जो कि ही टोल्ड अस अबाउट a lot of things about his life, बट हम पूरी की बात करते हैं जो कि ऑफिशियल है। सबसे पहला फेलियर उन्होंने तब देखा जब उनका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ।
फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा फेलियर तब देखा जब उनकी 16 में अटेम्प्ट में, बल्कि इससे पहले भी वो फेलियर देख चुके थे जब उन्होंने पीपीएससी के काफी एग्जाम दिए थे, जिनमें से कुछ में वो क्वालिफाई कर गए और कुछ में एग्रीकल्चर ऑफिसर का भी मेरा ख्याल उनका नहीं हुआ, वो नहीं क्वालिफाई कर पाए, वाजंट एबल टू मेक दैट। तो उसके बाद सीएसएस 2016 को वो नहीं कर पाए। उसके बाद उनकी शादी नाकाम हो गई, वो भी उन्होंने वो उस चीज को किया। उसके बाद जब हमारा सेशन चल रहा था, उस सेशन में मैं आपको उस बंदे की ना वेल पावर की बात बताता हूँ, मैं उस बंदे की डिटर्मिनेशन की बात बताता हूँ। ये लोग कहते हैं ना क्रोनिक डिप्रेशन था। हम लोग बड़े अजीब है, हम एक इंटेलेक्चुअल को बेवकूफ और जहनी बीमार कहते हैं, और हो सकता है थोड़ा बहुत इशू दिमाग में हो किसी के भी। सुसाइड, इवन व्हेन समवन थॉट अबाउट टू कमिट द सुसाइड, इट इज नॉट अबाउट, ये इस तरह नहीं हो सकता कि एक इंसान जिसको क्रोनिक डिप्रेशन ना हो, क्रोनिक डिप्रेशन होता है तब आपको सुसाइड के आपके दिमाग में ख्यालात पैदा होते हैं। नहीं, मेरी बात सुना ना, क्रोनिक डिप्रेशन पे हमें बात करनी चाहिए या सुसाइड पे बात करनी चाहिए? ये दोनों एक क्रोनिक डिप्रेशन के नतीजे में सुसाइड हुआ, जो कि पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, तो हमें इस हवाले से बात करनी चाहिए। हुजूर वाला सुसाइड करने जो केसेस होते हैं ना, सुसाइड केसेस होते हैं, उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं सब में। अब क्रोनिक डिप्रेशन को अगर मैं बात करूंगा, क्रोनिक डिप्रेशन पे कभी जो बंदे ने कभी उनसे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, वो बंदा इस बात को लेके मस्जिद में जा सकता है कि वो क्रोनिक डिप्रेशन का शिकार नहीं थे। यार वो मेंटली इतना फिट बंदा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आई हैड बीन स्टूडेंट ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। मैंने लाहौर में एसएसपी हमाद से पढ़ा है, मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग लोगों से पढ़ा है। मैंने कसम खा के कहता हूं, आई नेवर इनकाउंटर्ड सच इंटेलेक्चुअल इन माय एंटायर लाइफ। इतना मेंटली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग बंदा था। यार कैसी बातें कर रहे हैं। जब वो हमें पंजाबी पढ़ाते थे तो शाह हुसैन की काफियां पढ़ते थे। जब वो हमें पंजाबी पढ़ाते थे तो वो बाबा फरीद की काफियां पढ़ते थे। जब वो पंजाबी पढ़ाते तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की काफियां पढ़ते थे। उनका अल्लाह के बारे में इतना मजबूत तवक्कल था कि मैंने आज तक इतने मजबूत तवक्कल वाला बंदा नहीं देखा। आप बात कर रहे हैं सुसाइड की। सुसाइड जो करते हैं ना लोग, कहीं ना कहीं वो पैसिमिस्ट होते हैं। मोस्टली पैसिमिस्ट बंदा ही इस किस्म का वो करता है, जो है ना वो इनिशियल। उससे बड़ा ऑप्टिमिस्ट तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैंने आज तक उनसे बड़ा ऑप्टिमिस्ट। सर जरा इस बात पे रोशनी डालिएगा, जैसा कि आपने बताया है कि बिलाल पाशा साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सेटबैक और फेलियर देखे थे, लेकिन अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि उनके ऊपर एक प्रेशर ग्रुप था और उससे उस प्रेशर को हैंडल करने में वो फेल हो गए। He managed to fail to even to ये प्रेशर को बर्दाश्त कर कैसा लतीफा है, कैसा अजीब लतीफा है। एक बंदा जिसने पूरे पाकिस्तान को कम्पीट किया, उस पर एक प्रेशर को भारी पड़ गया। एक बंदा जिसकी शादी टूट गई, and he survived that thing. He was taking the classes of his students and those in which day his marriage was broken. उसने सुसाइड कर लिया just because of pressure. उसने सुसाइड कर लिया कैसा लतीफा है यार। एक बंदा जिसने थ्रू आउट अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करके अपने आप को इस तरह का शेप किया कि वो अपने हर एक स्टूडेंट के दिल में बसता है। तो आपका क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में कि बिलाल पाशा साहब he was murdered? Yeah, he was definitely murdered. Why I'm claiming this thing? देखिए ना यार, 7 CSPs and a lot of people from government servants and the other जो छोटे लोग होते हैं जिनको हम यूजुअली हर साल पाकिस्तान के अंदर 19,313 लोग सुसाइड कमिट करते हैं ऑफिशियली। जी बिल्कुल, ऑन एवरेज। ठीक है, अब सबके सब सुसाइड कमिट करते हैं। सम ऑफ देम आर क्लेम टू बी दे हैव कमिटेड सुसाइड। कुछ लोगों को बस ऐसे ही बोल दिया जाता है क्योंकि उनकी फाइल क्लोज करनी होती है, चीजें खत्म करनी होती हैं। जो 7 लोग अब तक जिन्होंने सुसाइड कमिट किया, सबकी फैमिलीज ये कह रही हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, और ऑफिशियल हमारे ऑफिशियल डायरीज और डॉक्यूमेंट्रीज ये कह रही हैं कि ये तो पेसिमिस्ट था, ये तो पागल था, ये तो मेंटली सिक था। और अब यहां पे देखना चाहिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, लॉयल, क्या वो वाकई दुनिया की शानदार एजेंसीज में आते हैं? क्या वो सही परफॉर्म कर रहे हैं? सर लेकिन मामला देखने में तो ये भी आता है ना। अब आप देखेंगे आशिर अजीम साहब हैं,
उन पे करप्शन के चार्जेस बने, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। उसके बाद हमारे सामने फवाद हसन फवाद साहब की एग्जांपल है, बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें लोग सरवाइव कर गए। सिस्टम तो उनके खिलाफ था। आशिर अजीम की बात कर रहे हैं ना, जी, he was a hero and we do, ये आज की बात नहीं है। हमने I also consider him hero, but the thing is that he survived in the system at that time. For example, he didn't commit the suicide. Even he is not in the phase of depression anymore. Ashir did not commit suicide, nor did Bilal Pasha. चले सर, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये बताइएगा कि एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जो CSS का सिस्टम है, अगर आपका बैकग्राउंड आप ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से हैं तो आपके लिए एक सपोर्ट मैकेनिज्म बना दिया जाता है, और अगर आप गरीब फैमिली से आते हैं तो शायद आपको वो सपोर्ट सिस्टम हासिल नहीं होता। क्या वाकई ही ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। ये सिर्फ CSS में नहीं है, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करें, इफ यू हैव गुड लिंक्स, इफ यू हैव गुड मनी, यू विल सर्वाइव इन अ बेटर वे। इफ यू आर ऑनेस्ट पर्सन and you cannot perform things, if you cannot perform things if you do not have any sort of influences, तो obviously आप सफर करोगे। आप कैसे सफर करोगे? एक बंदा वो है जो कि दिल्ली का एक सिंपल पुलिसमैन को लेते हैं या कोई भी एक डॉक्टर को लेते हैं, वो करप्शन करता है और डेली का 10,000 रुपए कमाता है, ठीक है? कमाते हैं डॉक्टर्स दिल्ली के, वो जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं डेली दे डू, वो शॉर्टकट्स में सब कुछ करते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लो, वो डेली का 10,000 रुपए कमाता है। वो 10,000 में से 1,000 रुपए इधर देता है, 1,000 रुपए नीचे देता है, 1,000 रुपए ऊपर देता है, और वो बैलेंस करके सबको खुश रख के चल रहा है, अपने घर लेके जा रहा है। एक तरफ है ये बंदा, दूसरी तरफ वो बंदा है जो कि ईमानदारी से काम करता है। सबसे पहले तो वो 10,000 वाली पूरी स्ट्रीम में वो बंदा निकल जाएगा, ठीक है? वो अब एक सबसे पहले तो वो स्ट्रीम में निकल गया, यानी कि डिपार्टमेंट में उसकी स्पेस कम हो गई, एक करप्ट सिस्टम के अंदर उसकी स्पेस कम हो गई। वो बंदा, वो जो आप बोल रहे थे ना क्रोनिक डिप्रेशन, वो डेली बेसिस पे उसमें चीजें फीड हो रही हैं, वो अपनी उस चक्की में पिसता जा रहा है। अब यहां पे बात खत्म नहीं हुई, वो बंदा वापस घर गया है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके घर वाले ये उसके कह रहे हैं कि यार तू वही है जिसका कुलीग वो फलां सोसाइटी में DHA में रह रहा है, 10 मरले की या 4 कनाल की कोठी के अंदर, तुम क्यों नहीं कर रहे? सो वो घर से और बाहर से दोनों जगह से सफर कर रहा है, और ये सारे का सारा जो है ना वो मुल्ज़म एक्चुअली मुआशरा है। हम ना एक रोटन मुआशरा परवान चढ़ा चुके हैं। हम एक वो सीधा सा, ये ना टोटल स्ट्रक्चर ही हमारा करप्ट हो गया। ये इसकी रूट्स हैं, इसकी रूट्स हमारी क्रिएशन नहीं है, कहीं है। जैसे यूब ने 22 खानदानों को प्रमोट किया, वो पावर में आए, वो तो बात कहीं और चली जाएगी। नहीं, हम उसको दूर नहीं लेके जा रहे हैं, अच्छा, हर चीज को कनेक्ट कर रहे हैं ना। ये सारी की सारी चीजें इन ये जो सब करप्ट सिस्टम है ना, इसकी जड़ें हैं, इसकी हिस्ट्री है, और ये पक चुका है। अब अगर कोई बंदा ये कहेगा सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह मैं आगे सब ठीक कर दूंगा, तो कभी नहीं कर सकता। ये खाली आप बात करें ना ब्यूरोक्रेसी में पैसा और असर रसूख, पूरे का पूरा आपके स्वीपर से लेके, ऐसे स्वीपर भी हैं डिपार्टमेंट्स में जो पैसे देते हैं और घर रहते हैं, और ऐसे स्वीपर हैं जो कि पूरा का पूरा बिल्डिंग साफ करते हैं, ठीक है? तो ये पूरा स्ट्रक्चर उलट के तबाह करके बिल्कुल उलटना पड़ेगा, फिर जाके एक नया स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, देन वी कैन फ्लरिश। जी सर, आपने बताया कि कुछ जो ऑनेस्ट लोग हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते इस सिस्टम में, वो लोग फाइनेंशियल प्रेशर का शिकार भी रहते हैं, माशी तौर पे भी इतने मजबूत नहीं होते। तो सर ये आप बिलाल पाशा साहब की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, अब पिछले 4 से 5 सालों में जिस तरह हमें ग्लैमराइज लाइफ उनकी नजर आती है सोशल मीडिया पे, इस बारे में कुछ बताएं। Yeah, he was earning good, mashallah. He sold out of one car and he bought another one. He had cars, he had everything almost. तो फाइनेंशियली तो मेरा नहीं ख्याल उनको कोई मसला था। और रही बात दूसरी, उनका जो घर था वो वहाँ पे अब्दुल हकीम में दे शिफ्टेड देयर होम एज वेल। और रिसेंटली जब ये इनकी डेथ हुई तो वो ये बनू में थे। एक बात मैं और यहाँ पे एडिशन करना चाहूंगा उनके सुसाइड के हवाले से, जो मेरे रिसर्च में लोग कहते हैं, एक उनपे एलिगेशन ये है कि जस्ट बिकॉज उनका ट्रांसफर बन्नू से पिंडी में हुआ था, और जो लोग होते हैं ना इनके इस तरह से ट्रांसफर होते रहते हैं, इसलिए लोग सुसाइड कमिट करते हैं। मैंने थोड़ी सी वो ऐसा मामला नहीं है, 3 से 4 महीने का एवरेज टाइम होता है। नहीं, वो बात नहीं है। एक पॉइंट है, खाने वाला है यहाँ पे और बन्नू है पिंडी क्रॉस करके दूसरी साइड में, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही खाने वाल से एक बंदा बन्नू में ट्रांसफर होता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो वापस पिंडी में घर के पास आता है तो उसने सुसाइड कर लिया।
अब तो उसे खुश होना चाहिए कि अपने घर के पास आ गए। ये कौन सी मंतक आप लोग देते हैं कि भाई पिंडी में ट्रांसफर होने की वजह से? अक्सर लोग ये मंतक देते हैं कि भाई ट्रांसफर कर दिए इसी। हाँ, बहुत सी चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं इस बारे में, जो चाहे हम या आप भी सुनते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। अजीब अजीब मंतक है यार। एक वो पैरिक विक्ट्री वाली वो मंतक है। फेरिक विक्ट्री, वो डॉक्टर अफान कैसर साहब हैं, उन्होंने बताया कि जैसे नेपोलियन में फेरिक विक्ट्री हुई थी, नेपोलियन जब हमला करने के लिए गया तो 6 लाख सोल्जर्स को साथ लेके गया। अब जब वो वापस आया तो सारे सर्दी की वजह से मर गए, 10,000 बच गए। और जब वापस फ्रांस में पहुंचा तो उसे पता चला कि पेरिस भी उसके हाथ से चला गया है। अब तारीख नेपोलियन को कहती है कि ये फातेह है, लेकिन इस फतह की जो कीमत है वो हार से भी बदतर है। तो उन्होंने ये कहा कि बिलाल पाशा साहब की जो जिंदगी है वो एक ख्वाब से शुरू हुई और इस फेरिक विक्ट्री पे खत्म। क्या मंतक है? मैं इसको ऐसे कहूंगा कि क्या वाहियात मंतक है। सच में मुझे कहना चाहिए वाहियात मंतक है। वाहियात मंतक है। कैसे? देखिए ना, इंसान का कंक्लूजन क्या होता है? मरना। किसी ने पहले मरना है और किसी ने बाद में। तो अगर कोई बंदा एक स्टेज पे आके मर जाए तो मतलब उसने फेरिक विक्ट्री की, मतलब वो फेरिक विक्ट्री में उसका जो लॉस है वो उसके। अबे यार, वो बंदा मकतब मस्जिद में पढ़ा, उसने उधर इनाम लिए, वो स्कूल में गया, उसकी उधर तस्वीरें पड़ी हुई सोशल मीडिया पे, उसने उधर दुनिया को जीता, वो सीएसएस में आया, उसने पूरे मुल्क को बीट किया। जब उसने जहां जहां सर्व किया, वहां के बन्नू के इलाके के अनऑफिशियली जाके वो चीजों को टैकल करता था। पूरे बन्नू के जहां जहां भी उसका इन्फ्लुएंस का इलाका था, उस बंदे ने फतह किया। वो लोगों के दिलों में बसता है। कितने लोग रोए उसकी चीज को लेके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको आप ये कह रहे हैं वो लॉस में गया, उसकी डेथ ने हैशटैग ट्रेंड्स बना दी। तो कौन सी डिफीट यार? मरना तो सबने, किसी ने पहले मरना, किसी ने बाद में मरना है। फेरिक विक्ट्री ये होगी कि अगर आप उसकी डेथ के साथ जस्टिस ना करें। मरना सबने, किसी ने पहले मरना है, ये कोई नहीं लिखवा गया कि हर बंदे ने 90 साल का 100 साल का होके मरना है। सो मेरा जाती ख्याल ये है कि वो बंदा पैदा होने से लेके वो कैसे 5 भाइयों का सबसे छोटा भाई अपनी चाची को इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि वो सबसे खूबसूरत होता है और आखिरी नंबर पे आता है। उसको 2 माओं का प्यार मिलता है, 2 बाप उसको अच्छे तरीके से परवरिश करते हैं, 4 भाई उसको बेटों की तरह रखते हैं। और जब वो मरता है वो बंदा, तो आधे से ज्यादा मुल्क उसको अगवा कर देता है। मेरे जैसे बंदे यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के आपसे भी बात कर रहे हैं, आउट ऑफ द इमोशंस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इट्स अ विन विन गेम। He lived with the glory and he died with the glory. What is the फेरिक विक्ट्री? सर, उनका ये कहना है जिस तरह का तासुर दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि वो उन तमाम फेलियर्स को, उन तमाम सेटबैक्स को इग्नोर कर रहे हैं और बस एक के बाद एक अचीवमेंट बताई जा रही हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि तमाम अचीवमेंट के बाद जो उनका गोल स्टेटमेंट था उसके बाद उन्होंने उसे अचीव किया और उसको मैनेज नहीं कर सके सर, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। क्या बात है, क्या बात है। अब ये लतीफा है, मैं इस पे क्या बोलूं यार। मैं दोबारा वहीं पे आऊंगा। अगर कभी कोई बंदा उनसे जिंदगी में एक मरतबा मिला होगा ना, वो ये बंदा नहीं कह सकता कि वो बंदा कुछ काम ना कर सके यार। ही कैन डू एनीथिंग। मैं कसम खा के कहता हूँ, आई हैड अ मेमोरी प्रॉब्लम। और मैंने उनसे पंजाबी में वो जो ड्रामे है ना, वो बहुत ज्यादा ड्रामे हैं पंजाबी के अंदर, सीएसएस की पंजाबी में उनके नाम याद नहीं होते। एक राइटर ने 10 ड्रामे लिखे हुए, उन्होंने हमें जो ट्रिक्स दी है उससे आज भी मुझे वो ड्रामों के नाम याद है। ठीक है, वो जो नज़में पढ़ते थे इस तरीके से पढ़ते थे कि वो खुद ब खुद याद हो जाती थी। मेरा जाती ख्याल नहीं है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं। नहीं, एक तासुर दिया जा रहा है, उस तासुर की मैं बात कर रहा हूं। बेसिकली इट्स नॉट माय पर्सनल ओपिनियन। वो लोग ये तासुर नहीं दे सकते जो नहीं जानते। ये मेरे जैसे जो है ना, बस कॉर्नर वो वाले, उनका शायद उनका बनता हो, वो कर भी सकते हैं। सर, एक लाइन है, बिलाल पाशा साहब अक्सर औकात आपने उनसे पढ़ा है तो अक्सर एक लाइन बोलते थे, मैं पढ़ के बल्कि उनकी बात को ही कोट अनकोट कर दूं। बिलाल पाशा साहब की एक स्टेटमेंट है कि अगर मुझसे जिंदगी में सब कुछ छीन लिया जाए और मैं जीरो से स्टार्ट करूं तो मुझे यकीन है इस बात का कि मैं इसे तमाम अचीवमेंट दोबारा कर लूंगा। और मुझे ये भी मालूम है कि इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आप मुझे नार्सिसिस्ट कहेंगे। ये कहां से स्टेटमेंट है कि इंसान की जगह डिप्रेशन, स्ट्रेस और एहसास महरूमी का शिकार? सर, मैं ये इसी पे बात करने लगा हूँ ना। ये जो लोग या तो इस स्टेटमेंट से डिनाई करें, और ये बात को अक्सर बोला करते थे, एक मरतबा नहीं बोला मैंने,
और ये बात जो बंदे की बात कर रहे हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट ही नहीं सुनी होगी, शायद ना सुनी। ये बात करने वाला बंदा अपने आप के बारे में कितना कॉन्फिडेंट होगा, आप खुद ही सोचें। जी मैं जानता हूँ इस बात को, मैं अब नाजरीन के लिए बात कर रहा हूँ जिन्हें इस बात का नहीं पता, और वो शायद वो स्टेटमेंट भी पहली दफा सुन रहे हैं। हर वो बंदा चीजों को पॉलिटिसाइज कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है इंफॉर्मेशन को, जिस बंदे को उनके बारे में कुछ पता नहीं। इस बंदे को पता है ना, ही इज क्रिस्टल क्लियर कि भाई ऐसा नहीं है कि वो सुसाइड कमिट कर सकते हैं। पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा है यार उस बंदे का, इतने ऑप्टिमिस्टिक बंदे का, इतने डिटरमिन्ड बंदे का, इतने स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले बंदे का किस तरह दिमाग डोल गया यार। तो दो महीने पहले तो वो पढ़ा रहे हैं और ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे मसला ही कोई नहीं हो रही। क्यों वो हमें बिल्कुल फ्री होकर पढ़ाएंगे, क्यों हमें वो इतना क्लियर हमें होकर पढ़ाएंगे? अगर उनके साथ बाकी चीजें डिस्कस कर सकते तो ये भी नहीं बता सकते यार, मैं स्ट्रेस में हूं, मुझ पे प्रेशर है बहुत बड़े पहाड़ का। ये पता नहीं अजीब सी मंतक है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। जो पिछले सीएसपी फौत हुए जी, नबीहा से लेके, मैडम नबीहा से लेके, ऑर्डर अली से लेके काकड़ साहब तक, और दूसरे जो एसएसपी साहब बलूचिस्तान में फौत हुए, उन सबकी फैमिलीज ये क्लेम कर रही हैं कोड एंड कोड कुछ एक्स्ट्रा पावर्स, कुछ इस तरह का। आप डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें, वो उसमें लिखा हुआ, और सबकी फैमिली ये कह रही है यार ही कैन नॉट कमिट सुसाइड। तो अचानक मौत को या ऐसी मौत को जिसको ये टैकल नहीं ना कर सकते तो लेबल कर देते हैं, और इससे एक फायदा ये होता है कि फाइल जल्दी क्लोज हो जाती है। आप समझते हैं कि तमाम मामला सिर्फ फाइल को क्लोज करने के लिए ही है? There can be other reasons as well. फॉर एन एग्जांपल, Maybe what can be the other reasons? other reasons, pressure of someone, Pressure of what? some powerful person, group, entity, whatever. ओके सर, ये एक और स्टेटमेंट है कि बिलाल साहब, एक बात होती है अचीवमेंट की और फेलियर की, एक चीज होती है अपनी जिंदगी को मुकम्मल समझने की, जिसे हम कहते हैं कि ये इंसान बहुत फुलफिल्ड है। बिलाल पाशा साहब की एक और स्टेटमेंट, शायद आपने चूंकि उनसे पढ़ा है तो आपने लाजमी सुनी होगी मुझे, कि मेरी जिंदगी मुकम्मल है, मुझे अब जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। और वो बात अक्सर कोट करते थे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते थे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब भी कोई प्रेसिडेंट अपनी दूसरा टेन्योर मुकम्मल करने लगता है तो उसकी सबसे मजबूत ख्वाहिश ये नहीं होती कि मैं एक अच्छी तरह चला जाऊं इज्जत के साथ, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट कर सकूं ताकि मैं तीसरी दफा भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन सकूं। लेकिन अब मैं मजीद कुछ बने बगैर भी मुतमईन। आप इस बारे में क्या समझते हैं? यार देखें अमान साहब, हर बंदा ना अपनी पर्सनल या फ्लो में कन्वर्सेशन में बातें हजार करता है, ठीक है। इस तरह हम इस टाइम मैं आपसे कोई 10,000 लफ्ज बोल चुका होगा, और हर लफ्ज का एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में मतलब होता है। उसको अपने मुताबिक जनरलाइज कर लेना या अपने मुताबिक उसको कंसीडर कर लेना उस बंदे का साथ ज्यादती होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जाती ख्याल ये है कि कहा गया हर लफ्ज अपना एक बैकग्राउंड, हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट रखता है, उसको कंसीडर करना चाहिए। मेरा ये फ्लो में शायद उन्होंने बात की होगी, और ऑब्वियसली इट्स नहीं मिसाल ये बिल्कुल दैट्स अ वैलिड पॉइंट इन फैक्ट, बट द थिंग इज दैट कि ये जो बंदा ये बात कर रहा है, जो बंदा ये बात कर रहा है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उनकी जिंदगी पूरी हो चुकी थी, ही हैज नो डिजायर टू लिव एनीमोर। नहीं, इस तनाजुर में भी बात की जा रही है कि ये बंदा डिप्रेशन का मरीज नहीं लगता, जिसकी जो अपनी जिंदगी से जो समझता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैंने अचीव कर। जिंदगी में उस बंदे से एक मर्तबा भी मिला ना, वो नहीं वो कह सकता। और जो बंदा अपनी स्टेट ऑफ माइंड में है, जो अपने होशो हवास में है, वो बंदा नहीं कह सकता कि ये बंदा मेंटली सिक है। सर लेकिन मामला ऐसा है, जैसा कि आप जानते हैं कि इतने अजीज़ो अकारीब हैं, बहुत से ऐसे हमें दोस्त मिल जाएंगे पाशा साहब के जो सीएसपी नहीं है, और पाशा साहब का बहुत सा टाइम उनके साथ गुजरता है। इवन कि अब भी जो लैंड विद बिलाल पाशा जो अकेडमी चला रहे हैं, उन लोगों की कोई स्टेटमेंट मंजर आम पे नहीं है, नजर आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशंस, और वो भी कन्वर्सेशन जिससे ऐसा लगता है कि ये इंसान डिप्रेशन का ही शिकार है। अब इसकी क्या वजह समझते हैं? आप किस कन्वर्सेशन की बात? चैट्स की बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम चैट्स की। मैं आपकी बात से इसलिए भी एग्री नहीं करता क्योंकि देयर आर 100 of apps, applications and websites which can create any sort of chat you want, ठीक है। जिस किस्म की मर्जी चैट आप क्रिएट करें, और करेंगे क्यों? अगर ये सवाल आता है तो यार जो बंदा एक सीएसपी की डेथ को मिस्ट्री बना सकता है, वो चैट क्यों नहीं क्रिएट कर सकता, वो रूमर्स क्यों नहीं क्रिएट कर सकता? नहीं, लेकिन ये तो ऑफिशियल जराइस का मिसाल के तौर पर जो उन्होंने अपने दोस्त से चैट की है,
ठीक है, अब वो चैट उन्होंने ही शेयर की है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, तो वो कैसे, Yeah. डजंट मेक सेंस एनीमोर। Yeah, it doesn't make sense anymore. But मैं इस बारे में सिर्फ उनकी विल पावर की वजह से हूँ श्योर कि वो यार वो सुसाइड नहीं कर सकते। मेरा ज़ाती ख्याल है कि उन्होंने जो है ना वही बस मर्डर। ठीक सर, एक बिलाल हमजा शफकात साहब हैं, एक्स डीसी इस्लामाबाद, जो कि फिलहाल कमिश्नर कोयटा तैनात हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट शेयर की, उसमें उन्होंने बताया कि पिछले चंद सालों के अंदर दो ऑफिसर पीएएस से, 2 पीएसपी से, 2 ऑडिटर अकाउंट से, 1 एमएलसीजी से मेंटल हेल्थ की वजह से इन सब ने सुसाइड किया, तो लिहाजा अब हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर काम करने की जरूरत है एज अ सोसाइटी। यार इसमें तो मेरा ख्याल है वो हु का आया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी 2019-20 में, मेरा ख्याल मैंने पढ़ी थी। उसके अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज तो हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके तो डिनाई, और पाकिस्तान मे बी वुड बी वन ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज परफॉर्मिंग इन दिस सेक्टर। हमारी तो फिजिकल हेल्थ पे कोई काम नहीं है, हम तो वन ऑफ द वर्स्ट फिजिकल हेल्थ वो हमारा वो चल रहा है दुनिया के इंटरनेशनल रैंकिंग में। तो ये तो मेंटल हेल्थ, इस पे तो किसी का ख्याल ही नहीं है। किस बड़ी सिटी में है कोई मेंटल हेल्थ का कोई बहुत बड़ा अच्छा सेटअप, तो इस पे काम होना चाहिए। लेकिन इसको किसी तबके के साथ एसोसिएट नहीं किया जा सकता जो हमें नजर आ रहा है। हाँ, ये तो गलत होगा। तो मोहसिन साहब ये बताइएगा कि दरअसल ये वाकया था क्या? अकॉर्डिंग टू डॉन के जो है ना वो 27 नवंबर 2023 की शाम को जो है ना वो बिलाल साहब अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। इससे पहले जो कि उनके वाले साहब, क्योंकि सोमवार था 27 नवंबर को, तो इतवार की सुबह फजर के टाइम उन्होंने शायद उनका अपने वाले साहब को कॉल की थी। उनके वाले साहब कॉल नहीं ले सके, तो उसके बाद उनके वाले साहब कहते हैं कि वो कॉल्स करते रहे, उनके वाले साहब से उनका रब्ता नहीं हो सका। फिर अगले दिन शाम को उनकी बॉडी जो है ना वो, तो ये एक मिस्ट्री की तरह था कि सम ऑफ द पीपल उनका ये ख्याल था कि ये सुसाइड है, और कुछ लोगों का ख्याल था कि एक मर्डर है, और कुछ लोगों का और ख्याल था कार्डिक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हुई है, जो कि सोशल मीडिया पे हमें नजर भी आया। कार्डिक अरेस्ट भी वो बहुत बड़ा वो उसमें था। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उन्होंने जो है ना वो सुसाइड कमिट नहीं किया था, बस मर्डर। तो सर ये बताइएगा कि तमाम लोग जो बात कर रहे हैं इस मौजू पे भी लोग, हमें देखने में एक चीज़ मालूम होती है कि बहुत तमाम वो लोग बात कर रहे हैं जिनकी आज तक ना बिलाल पाशा साहब से कभी मुलाकात हुई, और इवन ना उन्हें वाकई के बारे में पता है। इवन कि उनके बयानात और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा तजादात पाए जाते हैं। बस जैसा कि आप जानते हैं कि एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ #बिलाल पाशा का, और हर इंसान जिसके पास कैमरा वो स्टार्ट हुआ और उसने बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो पाशा साहब हैं वो क्रोनिक डिप्रेशन का शिकार थे और इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो हमें थोड़े से इसके हकाइक के साथ साथ इसके पस मंज़र भी बताइएगा कि आप वो वाकई डिप्रेशन का शिकार थे, कि पिछले दिनों में क्या वाकयात ऐसे हुए जिसके बाद, या ये खबर आपको अचानक ही मिली कि बिलाल पाशा साहब। लास्ट टाइम जो हमारा इंटरेक्शन था वो भी 3-4 महीने पहले का था, और तब तक तो मुझे तो उनकी कन्वर्सेशन में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई क्रोनिक डिप्रेशन जैसा कुछ है, या उनकी मेंटल हेल्थ में कुछ इस तरह प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर कोई बंदा बात कर रहा हो तो एटलीस्ट उसके बिहेवियर से ही अंदाजा हो जाता है कि इसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम, उसके अल्फाज बताते हैं, उसकी थॉट्स क्या, उसके एक्शंस भी डिफाइन कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें तो नहीं लगा कि उनका कुछ मेंटल इशू है या क्रोनिक डिप्रेशन ऊपर नीचे है। और बाकी थ्रोट अगर आप बात करें तो यार वो बंदा सारी उम्र लड़ता रहा है चीज़ों के साथ, हालात के साथ, बचपन से लेके आखिर तक वो लड़ता ही रहा। तो मेरा जो है ना वो ओपिनियन यही है कि जो है ना वो ठीक हो कि बिलाल पाशा साहब मर्डर्ड, इस वीक बिलाल पाशा साहब हैज बीन मर्डर्ड। तो सारे उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे कोई रोशनी डालिएगा और थोड़ी तफसील से बताइएगा वो फैक्ट्स जो आवाम को सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रहे। एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका सब लोगों को ऑलरेडी होगा अंदाजा कि वो पहले तो मकतब में पढ़े हैं, मस्जिद में वो पढ़ते रहे हैं, स्कूल का भी और मस्जिद का भी एक साथ। उसके बाद छठी में उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट की। उसके बाद स्कूल में भी उनको अवार्ड वगैरह मिलते रहे,
वो अचीवमेंट्स उनकी इंस्टाग्राम पे तस्वीरें पड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मेडिकल जो है ना वो एफएससी प्री मेडिकल किया अपने एमर्सन कॉलेज मुल्तान से। उसके बाद उनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाया, तो फिर उन्होंने एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई किया, पीपीएससी के एग्जाम्स दिए, कुछ में पास हुए, कुछ में फेल हुए, सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, फिर वो सेलेक्ट हुए लेक्चरशिप के लिए भी वो सेलेक्ट हुए। तो 2016 में उन्होंने अटेम्प्ट दी जिसको वो क्वालिफाई नहीं कर सके, फिर एक साल का गैप देके 2018 में अटेम्प्ट दी जो कि जिसमें वो 85th पोजीशन में वो आए और ऑडिट एंड अकाउंट्स में गए। फिर उसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ों की वजह से मेरा ख्याल है तब उस जो बैच था उस बैच के अंदर ज्यादातर लोगों ने क्विट कर दिया था, जिसके नतीजे में दोबारा रीलिस्टिंग हुई और वो ऑडिट एंड अकाउंटेंट से एमएलसीजी मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप में आ गए, जिसमें वो सर्व कर रहे थे और सीईओ बनने के तौर पर अपनी खिदमत का अंजाम दे रहे थे। और फिर उसके बाद उनकी डेथ का वाकया, सोगवार वाकया नजर आया। तो सर ये बताइएगा कि आपने पहले जिक्र किया कि आप बिलाल पाशा साहब की जो मौत हुई है उसकी वजह सुसाइड कार्डियक अरेस्ट नहीं देखते, बल्कि आपका ये मानना है कि बिलाल पाशा साहब का मर्डर हुआ। तो आप हर चीज के पीछे कोई ना कोई मुहरकात होते हैं या ग्राउंड्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर इंसान जजमेंट देता है या फैसला करता है। तो इसके पीछे आप क्या मुहरकात समझते हैं, क्या वजूहात है कि आपको ऐसा लगता है कि बिलाल पाशा साहब ने खुदकुशी की नहीं की बल्कि उनका मर्डर किया गया? मैं इसलिए ऐसा सोचता हूँ क्योंकि मैंने उनसे सूफिया कराम को पढ़ा, औलिया कराम की काफियाँ सुनी है मैंने उनका तवक्कुल देखा है, खुदा की ज़ात पे और खुद पे एतमाद देखा है मैंने, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी आप सुसाइड कमिट करने वाले लोगों के निज़ाम देखेंगे या उन लोगों की पर्सनालिटीज देखेंगे तो वो पेसिमिस्टिक होगी। ये बंदा ऑप्टिमिस्टिक था और ये अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक था, खाली ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, इसका इतना मजबूत ईमान था कि शायद कोई आम बंदा, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक बात कहा करते थे कि वट एवर आई डू विद द पैशन। बहुत मजबूत उनका इत्मीनान, ये बहुत दफा वो कहते थे। तो बहुत मजबूत उनका तवक्कुल था। फिर दूसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जितने सुसाइड्स होते हैं, जो लोग आमतौर पे सुसाइड कमिट करते हैं, कहीं ना कहीं वो कोई सुसाइडल नोट छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ वीडियो स्टेटमेंट, ऑडियो स्टेटमेंट, किसी को खत, किसी को वो जो लड़की वो जो थे वो जो सीएसपी साहब थे, उन्होंने एक सुसाइडल ये जो पिंडी में फौत हुए थे जिनकी गोली जिन्होंने अपने सर में मारी थी, लियाकत, मेरा ख्याल है लियाकत नाम था शायद उनका, लियाकत नाम था, वो उस टाइम डायरेक्टर थे इस एकेडमी के, शायद नेशनल पुलिस एकेडमी के। उन्होंने सुसाइडल नोट छोड़ा था कि भाई मैं मरने जा रहा हूँ और ये सारा। जितने भी आपके सुसाइड केस होंगे कहीं ना कहीं तो बंदा कुछ छोड़ता है ना। फिर तीसरी बात ये है कि यार ये इटसेल्फ इज अ मिथ कि सरकारी क्वार्टरों के अंदर तो कुत्ताओं के तो आधे लोग जाग जाते हैं। भाई ये क्या हुआ, लोग कॉन्शियस होते हैं, गार्ड्स होते हैं, गनमैन होते हैं सबके साथ। बिल्कुल। तो एक सरकारी क्वार्टर के अंदर गोली चली और किसी ने नोटिस नहीं किया, 10-12 घंटे किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे गोली चली थी या सुई गिरी थी। ये तो इटसेल्फ इज अ मिस्ट्री। तो ये थोड़ा फिशी सा है, ये थोड़ा ऐसा लगता है। वो कह रहे हैं जैसा कि जो रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला कुछ ऐसा है कि उन्होंने बिलाल पाशा साहब के वालिद साहब ने उन्हें कॉल की, उन्होंने कॉल नहीं उठाई, उसके बाद उन्होंने उनके दोस्त को कहा, वो आया, उसने आके देखा कि दरवाजा बंद था, फिर दरवाजा तोड़ा गया, पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने कहा कि 12 घंटे गुजर। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस दौरान कोई उन्हें गोली मार के चला गया? सर दरवाजा तो बंद था अंदर से। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता जैसे वो एसपी साहब थे, नहीं वो डिप्टी डायरेक्टर थे एंटी करप्शन के, और वो पंखे की लाश उनके साथ लटक रही थी और बाद में कुछ क्लूज ऐसे भी मिले थे जिससे वो ऐसा लगा था। तो ये प्री प्लान भी तो सब हो सकता है। मेरा सिर्फ एक ही इसमें स्टेटमेंट है, बीइंग हिज स्टूडेंट, उनका खादम होने के नाते यार वो सुसाइड कमिट करने वाला बंदा था नहीं। दिस इज व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन, ठीक है। और दूसरी इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, गोली की आवाज और विल पावर उनकी बहुत मजबूत थी यार, ऐसा मेरा नहीं ख्याल वो कर सकते थे। मेरे 4 पॉइंट्स हैं। गोली की आवाज क्यों नहीं किसी को पता चली, गोली अगर वहां पे चली थी तो सरकारी क्वार्टरों में किसी को नहीं पता चला, पेसिमिस्ट नहीं था वो बंदा, ऑप्टिमिस्टिक था। फिर विल पावर उसकी बहुत मजबूत थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है ना वो सुसाइड नोट कहीं नहीं कुछ। फिर अगर ऐसा ही है तो आपने उनके मोबाइल का फोरेंसिक करवाया।
सर इस हवाले से तहकीकात की थी जब जो SHO रजा खान साहब है उन्होंने स्टेटमेंट दिया डॉन को, शायद आपकी भी नज़रों से गुजरा होगा, तो उसमें जो DPO साहब हैं उन्होंने भी कहा कि हम इस पे मजीद तहकीकात करेंगे और हमें उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन फिलहाल अल्लाह करे। एक मैं ना स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ, उस पर जरा फोकस कीजिएगा। एक गैर मुनसिफाना सिस्टम किसी को क्या इंसाफ देगा यार? मैं शायद बात अब हजम नहीं कर पाए। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया का सबसे करप्ट सिस्टम है, वो किसी को क्या जस्टिस देगा यार? अगर वर्ल्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं, और इन तीनों में सबसे पहले आपकी पुलिस आती है, फिर जुडिशरी आती है, फिर एजुकेशन आती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट तीसरा मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। बिल्कुल ऐसे। तो एक गंदा बंदा क्या किसी को साफ करेगा यार? तो आप समझते हैं कि आपको इस निजाम से कोई उम्मीद भी बाकी नहीं है आपकी नजर में? आपको लगता है कि बिलाल पाशा साहब की जो मौत है, पता नहीं कितने बिलाल पाशा और मारेंगे, हम पता कौन है? हमने AQ खान साहब के साथ एंड में क्या किया था सर? वो तो हम फिर मोहसिन कुछ को ये बात तो ठीक है ना, हम इंटेलेक्चुअल्स के साथ ऐसा करते हैं। हमारे हीरोज कौन है? पोलर रिकॉर्ड हमारा हीरो है, हमारा शाह जट हमारा हीरो है, जो अच्छी गालियां दे देता है, जो लड़की जरा थोड़ी वल्गर होती है। वैसे हम बहुत ईमान पे बात करते हैं, हया पे बात करते हैं, लेकिन जो लड़की थोड़े बेहया होके आती है वो हमारी हीरो है। हमारे लेजेंड्स वो लोग हैं जो टोपीबाज, ड्रामेबाज हैं, जो धोखेबाज हैं, वो हमारे लेजेंड्स हैं। वो हमारे बच्चों को दीन की तालीम दे रहे होते हैं रमजान में। सो इंटेलेक्चुअल्स के साथ शाकिर शुजाबादी के बारे में पता है आपको? जी जी बिल्कुल, वो शायर हैं, जनूबी पंजाब से उनका जनूबी ताल्लुक है। पंजाब का एक ऐसा इंटेलेक्चुअल बंदा, एक ऐसा शानदार बंदा, उसके साथ आज क्या हो रहा है? हमने क्या किया? उसको वो कह रहा है मुझे रोटी दो, मैं भूखा मर रहा हूँ, मुझे दवाई दो, रोटी दो। हमने उसे रोटी नहीं दी, दवाई नहीं दी, PhD की डिग्री एसासी दे दी। ठीक है, उस बंदे की करंट वीडियोस आ रही हैं, वो बंदा मांग रहा है यार भाई मेरे पे कुछ मदद करो, और लोग कर भी रहे हैं। सिस्टम तो फिर उसके खिलाफ। और शाकिर शुजा आबादी साहब, एक तो वो बहुत ज्यादा फेमस है, दूसरा वो लाइमलाइट में अभी भी हैं। अब आप देखें ना कि एक दिन जियो के साथ अब ओवरऑल सोशल मीडिया, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, वो कवरेज देता है शाकिर शुजा आबादी साहब को, और फिर उनका ये हाल। फिर उनका ये हम क्योंकि लेजेंड्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, पढ़े लिखे ज़हनी जो ज़हीन लोग। अच्छा, यहाँ पे एक और एडिशन, हमारी फैमिलीज में अगर कोई बच्चा ऐसा हो ना जो स्ट्रीम से थोड़ा हटके चल रहा हो, वो ज्यादा सफर करता है। एक ऐसा बच्चा जो थोड़ा इंटेलिजेंट ज़हीन हो ना, वो मले वाले जो है बखरा बिक जाते हैं। ठीक है, हमारे बचपन से लेके इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, बचपन से लेके जलील होते हैं और आखिर तक वो जलील होते रहते हैं। हम सिस्टम की, यहाँ का ज़हीन बंदा पागल होके मरता है। आप पागल खाने में जाएंगे और उनसे बात, मैं गया हूँ पागल खाने, मैंने लोगों से बातें की, ऐसे मतलब मेरा जाति ख्याल है वो पता नहीं कितने शानदार लोग अपने टाइम में रहे होंगे जो वहां पे पागल होकर बैठे हुए हैं, सब नहीं होंगे, लेकिन हमारा ज़हीन बच्चा बचपन से लेके वो स्कूल में भी चपेड़े खाता है। और हमारा अगर ज़हीन बच्चा ये अपने माँ बाप को बोले कि मामा मैंने FSC प्री मेडिकल नहीं पढ़नी, मैंने पहले बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, उसको चपेड़े बकरी पड़ती और जलील अलग से होता है, और क्लासमेट्स अलग वखरे उसको मजाक करते हैं कि भाई तू क्या है। तो ये फ्लो है भेड़ों का, जानवरों का, और सबने इसमें बहना है। जो भी इससे हटेगा वो जलील होगा। और आप ये तमाम बात उन लोगों के हवाले से कर रहे हैं जिसमें आप और मैं लोग आते हैं जो हम प्रिविलेज क्लास के हैं। क्यों? आप देखें ना, 2 करोड़ 23 लाख बच्चे तो स्कूलों से बाहर हैं। अब जब 2 करोड़ 23 लाख बच्चे अगले 30 साल, अब ये तकरीबन श्रीलंका की आबादी का 1 गुना और बेल्जियम की आबादी का 2 गुना बनता है, जो सिर्फ हमारा बच्चे स्कूल से बाहर। तो उन लोगों का मुस्तकबिल तो इससे भी बहुत ही बदतर होने वाला है। अच्छा, आप मुस्तकबिल की बात करें, वो 2 करोड़ 23 लाख बाप या माए कैसा मुल्क, मतलब वो मुल्क में क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे, आप इसको नहीं कंसीडर कर रहे। वो बाप या माए है ना, बिल्कुल, तो वो कल के बाप या माए, तो वो इस मुल्क के साथ क्या जस्टिस करेंगे? वो बोझ है, हम बोझ जो है ना वो बढ़ा रहे हैं अपना उनके साथ। फिर तो हमें इस तरह कहना चाहिए कि हम बोझ पैदा करने वाला मुल्क है। हम बोझ पैदा करने वाले, ये अच्छी बात है। आप देखें ना कि उन बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है। ठीक है, पीने के लिए साफ पानी, अभी भी 56% लोग हैं जो पीने का साफ पानी नहीं पी सकते। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उन लोगों की ज्यादा, उन जो लोग गोल स्टेटमेंट को अचीव करने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये एक अजीब सा ही मजाखेज बात है
जिसके बारे में हमने आपसे जाना है, जिससे आपका ख्याल है कि आपका एतमाद उठ चुका है, जो सिस्टम आपके मुताबिक और मेरे मुताबिक भी बोझ पैदा करने वाला मुल्क है, जिसके 2 करोड़ 23 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है, 45% बच्चों से की ग्रोथ स्टंटेड है, तकरीबन 60% के करीब लोगों को पीने का साफ पानी नहीं है, और उस मुल्क की प्रिविलेज क्लास के प्रिविलेज लोग जो कि अपनी गोल स्टेटमेंट अचीव करके डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो आपकी नजर में कैसे इस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है? मैं वहीं से शुरू करूंगा कि सिस्टम को रीबूट रीबूट करके पूरा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई? इस मुल्क को अगर आपने स्ट्रक्चर को सही करना है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए ना, हमने तो जब से आजाद हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बनाया है। हमने बड़े से बाद बनाया है भाई क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल 56 में बनाया, फिर 62 में बनाया, 9 साल के बाद सर 56 में बनाया ना। जी, 56 और उससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन खेल रहे थे। फिर हमने 2002 में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर हमने 2011 में भी, 13 में भी, 18 में वो बना, 23 में फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो खेल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो सर खाली 3 दफा ही बना है भाईजान, वो अमेंडमेंट तो करते रहे ना, अमेंडमेंट तो होती हुई, अमेंडमेंट्स हुई है। दिस इज नॉट द severity of punishment. This is not the severity of punishment Oh, what? which stop the crime. It is the certainty of that. Okay. ये सजा की शिद्दत नहीं है जो क्राइम को रोकती है, ये उसकी यकीन, उसकी पुख्तगी है। यहाँ पे जो लोग जेल में जाते हैं उनको वो जलील होते हैं, सिर्फ गरीब लोग ही जलील होते हैं वैसे तो जो यूरोप में लोग जेल में जाते हैं तो टीवियों करके बैठते हैं, उनको अच्छा खाना मिलता है, लेकिन फिर भी जो है ना वो यहाँ के लोग ज्यादा क्राइम करते हैं। लॉजिक क्या है उसकी? मैं नहीं कह रहा यूरोप में क्राइम नहीं होता, बहुत क्राइम होता है, यूरोप में बहुत गुंडे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर गैंग्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आप इंटरनेशनल क्राइम की रेटिंग में पाकिस्तान को ऊपर देखेंगे। लॉजिक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से मुल्क नहीं बढ़ेगा, बदलेगा, आपको पूरा स्ट्रक्चर तब्दील करना होगा। आप वो पैरोकार नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप वो पैरोकार खुलफाए राशिदीन के। उनका तरीका क्या था? उनका तरीका ये था कि बड़ा ज्यादा काम करता था और जो जितना छोटा होता था वो उतना कम काम करता था, सिपा सलार सबसे आगे होता था। अब हालात बिल्कुल उलट गए सर, लेकिन हम तो आइडेंटिटी क्राइसिस का भी तो शिकार है ना। हम कौन से क्राइसिस का शिकार नहीं है? आप मुझे कोई एक बात बताएं, मैं उस पर 10 घंटे बोल सकता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ उन क्राइसिस का शिकार। आइडेंटिटी क्राइसिस हमारे हैं, फेथ क्राइसिस हमारे हैं, डेमोक्रेसी हमारी क्राइसिस, डेमोक्रेसी हमारी जो है ना वो घाटे में चल। कोई एक बात बताएं जो पॉजिटिव हो, मैं उस पर बताऊंगा आपको हमारी इंटेलिजेंट रहेगी क्या। तो स्ट्रक्चर चेंज होगा तो हालात चेंज होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बस का रोग नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वो तो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन कानून बनाया था वो बाबा जी, वो कौन थे जो कहा करते थे कि कानून वो मकड़ी का जाला है जिसमें छोटी मकड़ियां फंस जाती हैं और जो बड़े हैं वो उसमें उसको फाड़ के निकल जाते हैं। तो सर ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि जिस तरह का तासुर दिया जाता है, कहा तो ये जाता है कि जितने सीएसपी हैं ये तो प्रिविलेज क्लास है, ये लोग तो आम लोगों को कीड़े मकोड़ा समझते हैं, या ये सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, जो कि सिस्टम में एक तरह की कहना तो नहीं चाहिए कि, लेकिन ये ऐसी झोंके हैं जो कि सिस्टम को ही तबाह कर रहे हैं। और आप यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेट के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं कि वो प्रेशर और डिप्रेशन का शिकार थे। तो ये कैसी बात है कि सिस्टम है क्या फिर आपकी नजर में? सिस्टम क्या है? देखिए ना, आपका 10वीं पढ़ा बच्चा मैथ के बेसिक क्वेश्चन नहीं कर सकता। आपका 10वीं पढ़े बच्चे को अंग्रेजी को पढ़ता है 6 साल 8 साल 10 साल, लेकिन उसको अंग्रेजी के बेसिक अंग्रेजी के स्पेलिंग नहीं आ रहे होते। मैं ये नहीं कह रहा अंग्रेजी पढ़ाओ सर, अगर इस मुताबिक देखें तो डॉक्टर परवेज हुसैन की एक स्टेटमेंट है कि मैंने पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कम पीएचडी मैथमेटिक्स हैं जो ओ लेवल और ए लेवल की सॉल्यूशन, किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। मैं उस पे नहीं जा रहा, मैं सिस्टमैटिक उस चीज पे बात जी जी, व्हाट इज सिस्टम बेसिकली द क्वेश्चन इज। हमारे यहाँ पे काबिलियत की कमी है। वो जो सीएसपी पर बैठा हुआ है ना, वो बंदा है जो कि 25 करोड़ में से कंपीट करके 30,000 लोगों में से 2% आगे, यानी कि वो कॉम्पिटेंट बंदा है, ठीक है। और वो कॉम्पिटेंट है। अब वो तो इसका मतलब ये है कॉम्पिटेंट है, तो इसका सिंपल मतलब वही बच्चे वाला है कि वो जो बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हुआ वो थोड़ा इंटेलिजेंट और तुम उसको बदतमीज कह रहे हो।
अगर वो इंटेलिजेंट है तो थोड़ा बहुत वो बदतमीज उसको वो होगा ही, क्योंकि स्ट्रीम से बाहर है। अब वो तुम्हारी समझ से बाहर है, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है। बिल्कुल सीएसपी भी तुम्हारी समझ से बाहर है। वो जरा वो उसको दुनिया की समझ आ गई, उसने 12-14 सब्जेक्ट पढ़े। अब वो हमारी प्रॉब्लम ये है कि अहले तशी ये कहता है कि अहले सुन्नत गलत है, क्योंकि वो उसके आइडियाज से मुताबिक बात नहीं कर रहा होता। पीटीआई वाला ये कहता है कि नून लीग वाला गलत है, क्योंकि वो उसके मुताबिक बात नहीं कर रहा होता। हमारे आइडियाज के साथ इख्तलाफ रखने वाला हर बंदा ही हमें गलत लगता है, बेशक वो गलत हो या सही हो। सो द पीपल हु आर रनिंग द सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा सीएसपीज अच्छे हैं, मैं उस एक बंदे के अच्छे की बात कर रहा हूं जो कि अच्छा था, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे सही लगा, मैं वो बोल रहा हूं यहाँ पे। सर आपने बात की कानून की, तो कानून के मुताबिक तो सिविल सर्विस के हमारे पास एक्ट्स हैं, उसमें ये बात क्लियरली मेंशन है कि आप पढ़ा नहीं सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते। अब आपने देखा है जितने सीएसपीज वो 6 बजे 7 बजे फ्री होते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं, और रात को 9 10 11 12 कुछ लोग तो 2 बजे तक पढ़ाते रहते हैं। तो कि ये तो बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं है ये बात, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और ये जिस तरह की सीएसएस एकेडमीज बनी हुई है देखा जाए तो ये भी कमर्शियल एक्टिविटी ही है एक तरह। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो बात गलत है वो गलत है। तो आप नहीं समझते कि जितने लोग ओवरवर्क्ड हैं वो अल्टीमेटली ओवर स्ट्रेस होने के बाद कहीं ना कहीं तो डिप्रेशन का शिकार होंगे। अगर उन्हें बैलेंस ऑफ लाइफ, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ से, कहीं ना कहीं तो तनाव होगा जिसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, और उसके बाद सिस्टम को गलत कहना ये बात ज्यादती नहीं सिस्टम के साथ। जब सिस्टम है ही गलत तो उसको गलत कहना जाती कैसे होगी? नहीं देखे ना, आप एक जॉब कर रहे हैं, आप सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, और सिविल सर्विस में आपने ये चीज रिस्ट्रिक्ट की है कि आप पढ़ा नहीं सकते। अब 6 बजे ऑफिस से आ रहे हैं, 7 बजे आप क्लास पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, और आप 2-2 बजे तक क्लास पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं। अब अगर आप एक मेंटली फिट बंदे को सिर्फ इस बेस पे मेंटली सिक बोल दें, नहीं मैं बिल्कुल एक सेकंड, क्योंकि वो क्रोनिक डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि वो 4 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ रहा है बगैर उससे जाने हुए, कभी बगैर उससे जिंदगी में कभी से इंटरेक्शन किए हुए, तो आप उसके साथ जाने। नहीं मैं बिलाल पाशा साहब की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि ये सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो एक तरफ तो आप अगर आप सिस्टम के बेनिफिशियरी भी हैं, और उसके बाद आप 6 बजे ऑफिस से आने के बाद 7 बजे पढ़ाना शुरू करते हैं, और उसके बाद 1 बजे तक, कुछ लोग तो 2 बजे तक भी क्लास पढ़ाते हैं, आपको इस बात का अंदाजा है, और वो फिर सुबह 8 बजे उठ भी जाते हैं। तो इतना ज्यादा जब आप ओवरवर्क्ड होंगे और एक कमर्शियल एक्टिविटी में मुलव्वस रहेंगे, आप कमर्शियल एक्टिविटी करते रहेंगे, और उसके बाद आप ये कहेंगे कि मैं ओवरवर्क्ड हूँ, मैं ओवर स्ट्रेस हूँ। कौन नहीं है पाकिस्तान में ओवरवर्क्ड? फेरी वाला कभी पूछा उससे कितना काम करता है? मजदूर कौन है पाकिस्तान में ओवरवर्क्ड? हम सब एक दूसरे का गला काट रहे हैं, और इसीलिए गोश्त खा रहे हैं, इसीलिए हम सब में गोश्त की कमी हो रही है। दरअसल हमारे पेट बढ़ रहे हैं, दरअसल हम एक दूसरे को खाने में एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, और हमें लग रहा है मैं अगर आपको खा रहा हूं तो मुझे लग रहा है मेरा फायदा हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा। दूध में पानी मिलाने वाला कभी भी ये नहीं सोचेगा कि जो स्कूल में पानी मिला के वो टीचर को बेचता है, वो टीचर एक्स्ट्रा फीस के बच्चे से करप्शन करता है, वो दुकानदार जो है ना वो 2 नंबर मार्बल की सिगरेट उसी पुलिस वाले को बेचता है, वो 70 रुपए की डब्बी 700 में बेचता है या 200-300 में बेचता है। ये हम सब एक दूसरे का मांस खा रहे हैं। तो मैंने कब कहा कि सीएसपी को अलाउ या किसी बंदे को ओवरबर्डन होना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? मैं तो कहता हूं भाई हम सब, अगर ये आपने एक ने वो पढ़ा होगा, वो जो मक्खी जो है ना, जब वो पर मारती है तो पूरी नेचर में बैलेंस रहता है, आपने वो पढ़ा? वो एक थ्योरी है पूरी की पूरी, बुराई और अच्छाई बच्चे देती है। मैं बहुत पहले की ये बात किया करता हूँ, आपने मेरे साथ कोई अच्छाई की, आपको लगता है ये खत्म होगी? नहीं, मेरे दिल में वो चीज बैठेगी, और मैं यूनिवर्स में भी आपकी एनर्जी रहेगी जब तक पूरी यूनिवर्स आखिर तक। आइंस्टाइन ये कहता है यार, आइंस्टाइन कहता है कि दुनिया में ना ही तो कोई चीज पैदा की जा सकती है और ना ही कोई चीज खत्म की जा सकती है, ये सब एक रेवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो हम सब लोग ये सिस्टम में कोई ऊपर से या नीचे से बुराई करता है, और वो चलती रहती है, चेन दोबारा उसी ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर अक्सर बात हम इस माशरे के अंदर देखते हैं कि कभी भी जब हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं, वो ओपन डिस्कशन के बाद जब अक्सर एक मशहूर जुमला है कि जब आप दुरुस्त बात नहीं करते तो जो गलत बातें होती है ना, आवाम के परसेप्शन में उसे ठीक मान लिया जाता है। आजकल हमें एक चीज देखने को मिलती है, हम एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं जी, इमेज मार्केटिंग। पुलिस के साथ क्या मसला है जी? इमेज मार्केटिंग। पुलिस को अपना इमेज मार्केट करना नहीं आ रहा,
और पुलिस के जो आला ओहदेदारान हैं उनका कहना है कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल पाना है, जो कि आपने बहुत से अफसरों से सुना होगा, मुझे इस बात का यकीन है कि आपने बहुत से अफसरों को ये बात कहते हुए देखी होगी कि हमने अब सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल पाना है। क्या आप समझते हैं कि ये ठीक अप्रोच है सिस्टम को ठीक करने की? इससे मजीद मसाइल पैदा होंगे। हम अगर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो हम उसके पॉजिटिव यूज की क्यों बात कर रहे हैं? हम ये बात क्यों नहीं कहते कि हम चीजों को आवाम को ये बात सिखाते हैं कि इसका पॉजिटिव यूजेज कैसे किया जाए, रेदर देन फैक्ट टू गेट द कंट्रोल ओवर समथिंग। क्या आप कभी काले काले रंग के साथ सफेदी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो कलर साइंसेस में पॉसिबल नहीं। गन के साथ सफाई की जा सकती है? नहीं। तो जो भी डिपार्टमेंट ये कहता है कि बोलने वाले को चुप कराओ, पहले उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देखो। क्या वो डिपार्टमेंट खुद ठीक है? हर आप लग्जमबर्ग चले जाओ, नॉर्वे चले जाओ, डेनमार्क चले जाओ, वहां की जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं जो आजादी राय देते हैं वो खुद टॉप पे हैं दुनिया की, और वो खुद सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नंबर 1, 2, 3 पे हैं, ठीक है, जिनकी आपने बात की। मैं आपको देखें, कोई भी बंदा अपनी बुराई, जो बुरा होगा ना, वो अपनी बुराई छुपाने के लिए सबसे आसान काम ये करेगा कि दूसरे का मुंह बंद कराएगा। अगर मैं अच्छा हूं तो व्हाई आई वुड से यू के आप चुप रहो। मैं बुरा हूं तो क्योंकि हमारे मुल्क में ये नौकरशाही तो है, तो जो मैं कर सकता हूं वो करता हूं, मैं ताकत का इस्तेमाल करता हूं। और ताकत का इस्तेमाल हमारे मुल्क में पॉलिटिशियन करते हैं, आर्मी करती है, सब लोग करते हैं, सबको पता है। जहां पे इसकी जरूरत पड़ती है वो लोग मुंह बंद करते हैं और जूतों से भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और ये नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है। तो ये नहीं होना चाहिए। लोगों को जितना ज्यादा अगला बोले, कहते ना एक कल्ला तो दो यारा, और सोचो 25 करोड़ कितने होंगे, बिल्कुल मुल्क एक ताकत बन जाएगा। ये नहीं चाहते। ये लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे उस तमाम पब्लिक को जो आपको सुन रही है, उन तमाम के लिए जिन्होंने इस पूरे मैटर को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, और इस पूरे सिस्टम को, कि जो आपको तमाम इदारों के सरबराहान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ बिलाल पाशा? पॉजिटिविटी। अच्छाई कभी मरती नहीं है और ना ही कभी बुराई मरती है। दुनिया में हर एक चीज बच्चे देती है, और अच्छाई और बुराई भी बच्चे देती है। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे और वो खत्म हो जाएगी, बात बिल्कुल गलत लगता है। तो भी एक दिन आपके बच्चों के सामने आएगा। और तवक्कल, उनका जो सबसे मजबूत बात, जो सबसे ज्यादा मेरी लर्निंग थी, तवक्कल, अल्लाह पे, खुद पे एतमाद, दुनिया का कोई भी काम हो सकता है। और आखिरी बात उनकी, whatever you do with the passion, do with the sincerity, and do it as no one can do that. सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. नाज़रीन, जैसा कि हमने बात की मोहसिन साहब से, तो उन्होंने एक मैसेज तो बहुत क्लियर क्रिस्टल मैसेज दिया। वही मैसेज ये था कि डोंट जज एनीवन इफ़ यू डोंट नो द पर्सन। अगर आप किसी चीज़ को, किसी इंसान को जानते नहीं हैं तो उस पर गुफ्तगू से इज्तनाब करें। और यही चीज़ हमें सोशल मीडिया पर नज़र आती है कि हर इंसान जो बिलाल पाशा साहब से मिला है, नहीं मिला, वो भी कैमरा उठाता है और बोलना स्टार्ट कर देता है कि वो क्रोनिक डिप्रेशन का शिकार थे, जिसके नतीजे के अंदर उन्होंने खुदकुशी की। दूसरी बात ये कि इस तमाम वाक़ये के बाद SHO साहब ने जब स्टेटमेंट दी और ब्रीफिंग दी DPO साहब को, तो DPO साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त मांगते हैं कि हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिलाल पाशा साहब के साथ इंसाफ किया जाएगा और इस पूरी तहकीकात की जाएंगी। और ये निशान इस बोसीदा और कमज़ोर निज़ाम के ऊपर एक और सवालिया निशान है कि क्या इदारे बिलाल पाशा साहब को इंसाफ दे सकेंगे, या फिर हमेशा की तरह बिलाल पाशा साहब की भी फाइल बाकी फाइलों की तरह रद्दी का सामान बन जाएगी। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान अमान खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान।